पीहू रोते हुए और त्रियांश को कुछ न कुछ बोलते हुए त्रियांश के रूम से निकल जाती है। त्रियांश उसे देख मुस्कुरा रहा था जैसे उसे बहुत मजा आ रहा हो। पीहू अपने आंसू पोंछते हुए त्रियांश के रूम से बाहर आती है और वीर को आवाज लगाते हुए बोलती है, भाई आप कहाँ हो? देखो ये लंबे बालों वाले राक्षस अंकल मेरा डोडो मुझे नहीं दे रहे हैं। वही वीर जो हॉल में था वो जब पीहू की रोने की आवाज सुनता है तो अपना सिर ऊपर करके देखता है तो पीहू त्रियांश के कमरे से बाहर आ रही थी रोते हुए और वीर को पुकार रही थी, जिसे देख वीरना में सिर हिला देता है और अपने आप से बोलता है, हाय किस मुहूर्त पर मैंने ये डील हाथ में ली। तभी पीहू वीर के पास आती है और उसे देख रोते हुए बोलती है, भाई भाई देखो ना, वो जो लंबे बालों वाले राक्षस अंकल है ना, उन्होंने मेरा डोडो ले लिया है और मुझे मेरा डोडो नहीं दे रहे हैं। चलो ना मुझे मेरा डोडो लाके दो ना। वीर अब इरिटेट होने लगा था, उसे अब गुस्सा आने लगा था। तभी पीहू वीर की बाजू पकड़ के उसे हिलाते हुए बोलती है, अरे भाई आप कहाँ खो गए हो? चलो ना इस लंबे बालों वाले राक्षस अंकल को मारो। पीहू के मुंह से ये सुन के वीर और शौक हो जाता है और वीर को बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगता है। तभी पीहू फिर से बोलती है, चलो ना भाई उस राक्षस अंकल को मारो। तभी वीर अपने मन में बोलता है, ये लड़की खुद तो मरेगी, मुझे भी साथ में लेके मरेगी। वो राक्षस नहीं, राक्षसों का राजा है, उसे मारना इतना आसान नहीं जितने आसानी से ये बोल रही है, उसे मारो। वही दूसरी तरफ धनुज जी आनंदी जी को अपने घर लेके आते हैं। धानुक जी और आनंदी जी कार में बैठे थे और उनकी कार मेंशन के अंदर जाने ही वाली थी कि तभी उसके कार के सामने एक कार आके रुकती है, जिसे देख ड्राइवर जल्दी से ब्रेक लगा देता है, जिसे धानुक जी गुस्से से ड्राइवर को देख बोलते हैं, क्या हुआ? तभी वो ड्राइवर सामने देखते हुए बोलता है, सर कोई कार के सामने अपनी कार लेके आ गया है। धानुक जी उसकी बात सुन के बाहर देखते हैं और कार से बाहर निकल कर सामने देखते हैं। सामने वाली कार से एक 29-30 साल का लड़का बाहर आता है जो दिखने में ठीक ठाक था, उसके मस्कुलर बॉडी काफी अच्छी दिख रही थी। उसने वो लड़का बड़े रौब से कार से बाहर आता है, जिसे देख धानुक जी की आंखें छोटी हो जाती है। वो लड़का बड़े रौब से चलते हुए धानुक जी के पास आके खड़ा हो जाता है और अपने आंखों पे लगे ब्लैक गॉगल्स को बड़े एटीट्यूड से निकाल के धानुक जी को देख बोलता है, कहाँ है मेरी पीहू? आनंदी जी उस लड़के को देख जल्दी से कार से बाहर आती है और धानुक जी के पास जाके खड़ी हो जाती है और उस लड़के को बड़े गुस्से से देखने लगती है, जिसे देख वो लड़का आनंदी जी को देख खतरनाक हंसी हंसते हुए बोलता है, सासू माँ ऐसे अपने जमाई को गुस्से से घूरते नहीं है, ये इंडियन कल्चर के खिलाफ है, कोई भी सास अपने दामाद को इसे गुस्से से नहीं देखती है। आनंदी जी उस लड़के की बात सुनकर गुस्से में भर जाती है और उसे अपनी एक उंगली से पॉइंट करके बोलती है, कोई दामाद? किसका दामाद? अपनी बकवास बंद करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। वो लड़का आनंदी जी की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी सुनकर गेट पर जो बॉडीगार्ड खड़े थे वो भी जल्दी से बाहर आते हैं और धनुज जी के आसपास खड़े हो जाते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करने लगते हैं। तभी वहां और बॉडीगार्ड आ जाते हैं और उन सबको घेर कर खड़े हो जाते हैं। ये बॉडीगार्ड उस लड़के के थे। वो लड़का जोर जोर से हंसते हुए आनंदी जी को देख बोलता है, सासू माँ आपके मानने या ना मानने से ये सच्चाई बदल नहीं जाएगी ना कि आपकी बेटी मेरी है। तभी धानुक जी गुस्से से दहाड़ते हुए बोलते हैं, अपनी हद में रहो अधीर, और हाँ पीहू तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, तुम चाहे जो भी कर लो। तभी वो लड़का अधीर चिल्लाते हुए बोलता है, काका जी पास बहुत हुआ, बहुत बचा लिया पीहू को मुझसे, अब और नहीं बचा पाएंगे पीहू को मुझसे, उसे अब मेरे पास आना ही होगा। मैं भी देखता हूँ कौन मेरे रास्ते में आता है। चुपचाप पीहू कहाँ है बता दो, वरन अच्छा नहीं होगा। काका जी अब तक मैं चुप बैठा था क्योंकि पीहू छोटी थी, पर अब तो वो बड़ी हो गई है ना काका जी। ये सब बोलते हुए अधीर के चेहरे पर एक घिनौनी हंसी थी, जिसे देख आनंदी जी को बहुत बुरा लगता है और धानुक जी उसकी ये घटिया बात सुनकर गुस्से से बोलते ही, अधीर तुम भूल रहे हो कुछ सामने खड़े हो, और रही बात पीहू की तो मेरे जीते जी तुम उसे कभी नहीं पा सकते हो। अधीर गुस्से में भर जाता है और एक कदम आगे बढ़कर धजून जी को गुस्से से देखते हुए बोलता है, आपको क्या लगा अब पीहू को कहीं छुपा देंगे और मैं उसे ढूंढ भी नहीं पाऊंगा? पीहू कहीं भी हो, पाताल में ही क्यों ना हो, उसे तो मैं ढूंढ के निकलूंगा। और हाँ क्या कहा आपने कि आपके रहते में पीहू को नहीं पा सकता हूँ? तो ठीक है, मरने के लिए तैयार रहना काका जी, क्योंकि अब मेरे सिर पर खून सवार हो गया है, जो भी मेरे सकते में आएगा जान से जाएगा, फिर वो कोई भी कीव ना हो। इतना बोलकर अधीर वहां से निकल जाता है और उसके जितने भी बॉडीगार्ड थे वो सब भी अधीर के पीछे चले जाते हैं। पीहू रोते हुए वीर को खींच रही थी और उसे लेके ऊपर जा रहा थी, पर पीहू से वीर एक इंच भी नहीं हिल रहा था। वीर अपना सिर पकड़ के पीहू को देख रहा था और अपने मन में बोल रहा था, जब से आए हैं तब ये दोनों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। कि तभी वीर के कानों में पीहू की प्यारी सी आवाज आती है जो रोते हुए बोल रही थी, चलो ना भाई, देखे वो लंबे बालों वाले राक्षस अंकल ने मेरा डोडो ले लिया है, मुझे मेरा डोडो नहीं दे रहे हैं, चलिए ना आप मुझे मेरा डोडो लेके दे दो ना।
वीर उसकी बात सुन के एक लंबी सांस लेता है और पीहू के साथ त्रियांश के रूम की तरफ जाने लगता है। पीहू उसे लेके जा रही थी। वीर त्रियांश के रूम में जैसे ही आती है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि त्रियांश पीहू के डोडो के साथ खेल रहा था। खेल नहीं रहा था, उसे नीचे पटक रहा था। पीहू त्रियांश को देखती है तो उसकी रोना और तेज हो जाता है और वो और तेज तेज रोने लगती है। पीहू वीर का हाथ छोड़ के अंदर भाग जाती है और त्रियांश के हाथ से डोडो को लेने की कोशिश करती है, पर ले नहीं पाती है, क्योंकि जब पीहू अंदर आती है तभी त्रियांश भी डोडो को अपने एक हाथ में कस के पकड़ के ऊपर कर देता है, जिसे पीहू ऊपर तक नहीं जा पाती है और उसके हाथ डोडो तक नहीं जा रही थी। पीहू ये देखकर और जोर जोर से बच्चों की तरह रोने लगती है। उसका रोना देख और सुनकर त्रियांश अपना एक हाथ की उंगली अपने कान में डाल देता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं वीर भी पीहू को इतना जोर से रोना देखकर अपने दोनों हाथ अपने दोनों कानों पर रख देता है और अपनी आंखों को कस के बंद कर लेता है। पीहू त्रियांश के सीने पर अपने छोटे छोटे नाजुक से जा हाथों से मारने लगती है और साथ में जोर जोर से रो भी रही थी। पीहू अपनी पूरी ताकत लगा के त्रियांश के सीने पर मुक्के बरसाने लगती है, पर उसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि त्रियांश को रद्दी भर भी नहीं लग रहा था। पीहू को इस तरह त्रियांश खुद को मारता देखकर जल्दी से बोलता है, रुको। पीहू रुक जाती है और अपनी मासूम सी आंखों से और भीगी हुई पलकों से त्रियांश को देखने लगती है। तभी त्रियांश उसे देख बोलता है, पीठ पे मारो ना, वैसे भी पीठ दर्द हो रही है। इतना बोल के अपनी पीठ पीहू के सामने करता है, पर डोडो को पीहू को नहीं देता है। पीहू ये देखकर कुछ समझ नहीं पाती है और अपनी मासूम सी आंखों से त्रियांश को टुकुर टुकुर देखते हुए फिर से उसकी आंखों में पानी भर जाता है और वो अपनी पूरी ताकत लगा के त्रियांश के कमर पर छोटे छोटे हाथों से मुंह के बरसाने लगती है, जिसे त्रियांश अपनी आंखों को बंद करता है और उसके मुंह से निकल जाता है, यह अच्छा लग रहा है, अच्छा मसाज करती है। पीहू 2-3 मुंह के बरसाने के बाद रुक जाती है और अपने नाजुक हाथों को देखने लगती है जो लाल लाल हो गए थे, जिसे देख पीहू अपना मुंह बना लेती है। तभी त्रियांश पीछे मुड़ के पीहू के देखता है और बोलता है, कीव रुकी। तभी उसकी नज़र पीहू के क्यूट से बने मुंह पर गई, जो अभी पीहू अपने हाथों को देख बना रही थी, जिसे देख त्रियांश के चेहरे पर एक हल्की सी सरकास्टिक स्माइल आती है और वो पीहू को देख, उसके हाथों को देख, उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में भर के देखते हुए बोलता, कितनी नाजुक हो तुम, बस इतने में ही दर्द होने लगा। पीहू अपने आंखों में आंसू लिए त्रियांश को देखती है और अपना हाथ छुड़ाने लगती है, पर त्रियांश जल्दी से अपनी पकड़ हल्की सी कस देता है, जिसे पीहू अपना हाथ त्रियांश के हाथ से नहीं छुड़ा पाती है। पीहू बहुत मेहनत करती है पर अपना हाथ नहीं छुड़ा पाती है, जिसे पीहू अपने क्यूट से प्यारे आवाज में रोते हुए बोलती है, राक्षस अंकल छोड़ो ना मेरा हाथ। पीहू की बात सुन के भी त्रियांश पीहू का हाथ नहीं छोड़ता है। अपना हाथ न छोड़ता देखकर पीहू अपनी नजरें वीर पर करती है और उसे आस भरी नजरों से देखने लगती है, जैसे बोल रही हो, भाई मेरा हाथ छुड़ाओ ना। वीर उसकी आंखों में देखकर अपनी आंखों को 2 सेकंड के लिए बंद करता है और एक गहरी सांस लेके अंदर आता है और त्रियांश के हाथ से पीहू का हाथ छुड़ा देता है और पीहू को देखता है, जो उसे देखते हुए बोलती है, भाई इन गंदे राक्षस अंकल से मेरा डोडो भी ले लो ना, देखो ये मुझे मेरा डोडो नहीं दे रहे हैं। वीर त्रियांश को देख बोलता है, त्रियांश क्या कर रहा है यार, दे देना उसको ये टेडी उसे। तभी त्रियांश ईविल स्माइल करते हुए बोलता है, यार बहुत मजा आ रहा है इस शुगर कैंडी को परेशान करने में, इसीलिए छोड़ा परेशान कर रहा हूँ। वैसे भी जिंदगी कितनी बोर हो गई थी, पर इसे परेशान करके बहुत मजा आ रहा है यार। पीहू तो बस टुकुर टुकुर दोनों को देख रही थी और उसकी बातें सुन रही थी, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, सब उसके ऊपर से जा रहा था। उसे तो बस अपना डोडो चाहिए था, वो तो बस अपनी नजरें डोडो पर गड़ाए बैठी थी। पीहू वीर को देख बोलती है, भाई मेरा डोडो ले लो ना, इन राक्षस अंकल से मुझे डोडो चाहिए, और हाँ इस गंदे राक्षस अंकल को मारो भी। वीर त्रियांश को देख बोलता है, त्रियांश यार दे देना इसका, ये टेडी कीव परेशान कर रहा है, वैसे आज मैं इसे छोड़कर आ जाता हूँ, कल रात आए है पर यार एक पल चैन की सांस लेने नहीं दी है मुझे इस लड़की ने, इसलिए कुछ भी करके मैं इसे यहाँ से भेज कर ही रहूँगा, तू टेंशन मत ले। वीर की बात सुन के त्रियांश के चेहरे पर जो हल्की ही मुस्कुराहट थी वो अचानक ही चली जाती है। पता नहीं कि पर त्रियांश को ये सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था कि पीहू यहाँ से चली जाएगी, पर फिर भी त्रियांश खुद को कंट्रोल करता है और वो टेडी पीहू की तरफ बढ़ा देता है। पीहू जल्दी से त्रियांश की हाथ से अपने डोडो को खींच लेती है और अपने डोडो को देखते हुए बड़े प्यारे और क्यूट से आवाज में बोलती है, डोडो तुम्हें इस लंबे बालों वाले राक्षस अंकल ने परेशान तो नहीं किया ना। वीर और त्रियांश पीहू की हरकत देख रहे थे, किसी एक बेजुबान टेडी से बात कर रही थी, उसकी मासूमियत, उसका बोलापन, सब कुछ अच्छे से दिख रहा था दोनों को।
पीहू वीर को देख बोलती है, भाई ये राक्षस अंकल अच्छे नहीं है, आपने इन्हें हमारे घर में क्यों रखा है? भाई इन राक्षस अंकल को यहाँ से निकाल दो, मुझे नहीं चाहिए ये हमारे घर में, देखो क्या कर दिया मेरे डोडो के साथ ये राक्षस अंकल, सच में राक्षस है, इन्हें जल्दी जल्दी हमारे घर से बाहर निकालो। वीर तो आंखें फाड़े पीहू को देख रहा था क्योंकि पीहू उसके हिसाब कुछ ज्यादा ही बोल रही थी। उसे किडनैप करके लाया गया है, पर उसे देखकर लग नहीं रहा है कि उसे किडनैप करके लाया गया है। त्रियांश को बहुत गुस्सा आने लगा। वो पीहू को देखकर उसके पास जाते हुए बोला, लिटिल गर्ल तुम्हें नहीं लगता है कि ये जो तुम्हारा छोटा सा मुंह है वो कुछ ज्यादा ही खुलता है? और क्या कहा कि मुझे इस घर से बाहर निकालो? हाँ कि मैं इस घर से बाहर जाऊंगा और कौन मुझे निकलेगा यहाँ से? तभी पीहू तपाक से बोलती है, ये घर मेरे भाई का है तो वो आपको निकालेंगे इस घर से। तभी त्रियांश उसे देख बोलता है, अच्छा ये घर तुम्हारे भाई का है और फिर अभी तुम बोल रही थी ना हमारे घर से निकालो, उसका मतलब क्या था? पीहू फिर से तपाक से अपनी नीली झील जैसी आंखों को टिमटिमाते हुए अपने डोडो को अपने गले से लगाया हुए अपनी क्यूट से नाजुक से आवाज में बोलती है, ये घर मेरे भाई का है ना, फिर ये घर मेरा भी हुआ ना, क्योंकि ये मेरे भाई है ना। त्रियांश अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे से पीहू को देखता है और पीहू के ऊपर झुकते हुए पीहू को देखते हुए अपने कोल्ड वॉइस में बोलता है, और किसने कहा कि ये घर तुम्हारे भाई के नाम पर है लिटिल गर्ल? तभी पीहू अपनी प्यारी आंखों को बार बार टिमटिमाते हुए त्रियांश को देख प्यारी आवाज में बोलती है, अरे राक्षस अंकल मैंने आपको कहा था ना मेरा नाम पीहू है ना कि लिटिल गर्ल। तभी त्रियांश पीहू के गालों को अपने अंगूठे से हल्के हाथों से सहलाते हुए बोलता है, मुझे बता है तुम्हारा नाम पीहू है, पर तुम हो तो मेरे सामने छोटी सी ना, एकदम चूहिया जितनी, बस जब तक इस घर में हो मुझसे दूर ही रहना चूहिया, नहीं तो मेरे पैरों के नीचे आके कुचल जाओगी। और हाँ ये घर तुम्हारे भाई का नहीं है मेरा है, तुम्हारा भाई मेरे घर में है ना कि मैं तुम्हारे भाई के घर में, समझी? इतना बोल के त्रियांश पीहू का गाल जोर से खींच लेता है और क्लोजेट रूम में चला जाता है। पीहू त्रियांश के गाल खींचने से रोने लग जाती है। उसका गाल लाल हो गया था, उसे दर्द हो रहा था, पर त्रियांश ने इतने भी जोर से पीहू का गाल नहीं खींचा था, पर क्या करे, पीहू थी ही इतनी नाजुक। वीर पीहू के पास आता है और पीहू को चुप कराता है। वो तो खुद सदमे में था क्योंकि आज तक किसी ने भी त्रियांश के सामने आवाज तक नहीं उठाई थी, और ये छोटी सी लड़की उसे उसके ही घर से निकालने की बात कर रही थी, और त्रियांश भी इस छोटी सी लड़की के साथ बहस कर रहा था। जहां तक वो त्रियांश को जानता है उस हिसाब से त्रियांश अपने सामने जुबान चलाने वालों को जान से मार देता है या उनकी जुबान ही खींच लेता है। पीहू फिर से वीर की बाजू पकड़ के उसे हिलाते हुए बोलती है, भाई क्या वो राक्षस अंकल सच कह रहे हैं? क्या ये घर आपका नहीं है, उन गंदे राक्षस अंकल का है? तभी वीर अपने सेंस में आता है और पीहू को देख ज्यादा ना सोचते हुए बोलता है, हाँ ये घर उसका है मेरा नहीं। वो तो ऐसे ही बोल रहा था, उसके पास भी उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, पर फिर भी वो पीहू को नहीं बताता है। जिसे सुनकर पीहू रोने लग जाती है और अपने छोटे से आंखों में मोटे मोटे आंसू लेके अपनी क्यूट से आवाज में बोलती है, क्या भाई आप के पास घर भी नहीं है रहने को? आप चिंता मत करो, मेरे पास घर है जहां मैं और मेरी मम्मा रहते हैं, आप भी हमारे साथ ही रह सकते हो, आपको इन गंदे राक्षस अंकल के साथ रहने की जरूरत नहीं है। आप मेरे पीहू के भाई हो ना, तो आप पीहू और पीहू के मम्मा के घर में रहोगे। इतना बोल के पीहू अपने छोटे छोटे हाथों से वीर का बड़ा हाथ पकड़ के उसे खींचने लगती है और बोलती है, चलो भाई हम अपने घर चलते हैं, चलो इन गंदे राक्षस अंकल को यही रहने दो अकेले, जब भूत आएंगे और उन्हें खा जाएंगे ना तब इन्हें पता चलेगा। इतना बोल के पीहू वीर को खींचती है, पर वीर उसे हिल तक नहीं रहा था। वीर पीहू को शौक होके देख रहा था। वीर अपने मन में बोलता है, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि ये घर मेरा नहीं है, ये नहीं कहा था कि मेरे पास कोई घर नहीं है, मेरे पास तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है। पर पीहू की बातें सुनकर वीर उसे देखते हुए अपने मन में बोलता है, कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है? ये छोटी सी लड़की मुझे अपने घर लेके जाना चाहती है। तभी उसके कानों में त्रियांश की आवाज आती है, जो पीहू को देख बोलता है, क्या कहा तुमने कि भूत मुझे खा जाएंगे? पीहू जो वीर को खींच रही थी वो वहीं रुक जाती है और पीछे मुड़कर त्रियांश को देखकर बोलती है, हाँ जब भूत आएंगे और आपको खाना समझकर खा जाएंगे तब अच्छा होगा, और देखना बहुत जल्द बहुत सारे भूत आएंगे आपको खाने। वीर अपने सेंस में आता है और पीहू को देखता है और उसकी बातें सुनता है और हल्का सा मुस्कुरा देता है। उसे पीहू की बातें बड़ी प्यारी लग रही थी, पता नहीं कि पर उसे अच्छा लग रहा था। तभी उसके कानों में त्रियांश की आवाज आती है, जो पीहू को बोल रहा था कि हाँ जाओ यहाँ से, कोई भूत नहीं आएगा, क्योंकि मुझसे बड़ा राक्षस इस दुनिया में नहीं है, तो ये छोटे मोटे भूत मेरा क्या उखाड़ लेंगे।
तभी पीहू तपाक से बोलती है, अरे बुद्धू राक्षस अंकल, भूत कोसी को उखाड़ते नहीं है बल्कि बुरा खा जाते हैं, टीवी में तो यही दिखाता है, आपको नहीं पता क्या। और अपना मुंह बनाकर बोलती है, भूत मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं, जब पूरा खा जाएंगे ना तब इन लंबे बालों वाले राक्षस अंकल को पता चलेगा कि भूत कितने पावरफुल होते हैं। त्रियांश उसकी बातें सुनकर चिढ़ रहा था क्योंकि पीहू उसे बार बार कमाक जो रही थी। उसे क्या पता है कि त्रियांश ओबरॉय क्या चीज है और वो कितना खतरनाक है, जिस वजह से उसे अब गुस्सा आने लगा था। वीर त्रियांश के आंखों को देख समझ जाता है कि उसे गुस्सा आ रहा है, इसलिए वो पीहू का हाथ पकड़ के उसे बाहर की तरफ लेके चला जाता है और अपने आप से बोलता है, कहाँ फंस गया मैं। इतना बोल के वो पीहू को उसके कमरे में छोड़ देता है और बोलता है, जाओ जाके फ्रेश हो जाओ। इतना बोल के वीर जल्दी से उसके रूम से निकल जाता है क्योंकि वो देख चुका था कि पीहू कुछ न कुछ बोलने वही है। वो कुछ बोल पाती उसे पहले ही वीर रूम से निकल के बाहर चला जाता है और अपने दिल पर हाथ रख कर बोलता है, क्या लड़की है यार, कितना बोलती है। और तो और हम जैसे राक्षस से बिंदस्त उलझ रही है, किसी बात का कोई डर ही नहीं है, खास करके त्रियांश से। वो तो एक चलता फिरता बम है, कभी भी किसी पर भी फट सकता है, जिसके सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता है। ये लड़की अपने बोलेबन में उसे क्या कुछ नहीं बोल देती है। इसे जल्दी से यहाँ से भेजना चाहिए, नहीं तो मैं इसे और त्रियांश से बचा नहीं सकता हूँ। वही दूसरी तरफ अधीर गुस्से में अपने घर में आता है और घर के सामानों को दौड़ने लगता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं मुझे पीहू चाहिए, कहाँ चली गई वो। तभी वहाँ अधीरा आता है और अपने भाई को इतने गुस्से में देखकर बोलता है, भाई क्या हुआ। तभी अधीर अधीरा का गला पकड़ लेता है और जोर से दबाते हुए बोलता है, क्या होना है। हाँ, तुम्हें जो काम दिया था तुमने हो नहीं किया, तुम्हें आंखों के सामने पीहू को कोई और लेके चला गया और तुम बस देखते ही रह गए। अधीरा अपना गला अपने भाई से छुड़ाते हुए बोला, भाई मुझे नहीं पता था। तभी अधीर उसका गला छोड़ देता है और एक जोरदार पंच उसके मुंह पर मारता है, जिसे अधीरा जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। अधीर उस पे चिल्लाते हुए बोलता है, बस बंद करो अपनी सफाई देना और जाके ढूंढो मेरी पीहू कहाँ है। जमीन आसमान एक कर दो पर मेरी पीहू कहाँ है, मुझे पता करके बताओ, वरन मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, उस धानुक ओबरॉय की मौत की तैयारी करो, उसे आज ही मौत के घाट उतार दो। जब तक वो जिंदा है मुझे मेरी पीहू मिलना नामुमकिन है, तो आज़ाद कर दो उसे उसके जिंदगी से। इतना बोल के अधीर गुस्से में तमतमता हुए वहां से चला जाता है। अधीरा अपने काम पर लग जाता है और धनुक जी की इन्फॉर्मेशन निकलने लगता है। कुछ घंटों बाद शाम के 6 बजे ओबरॉय मैंशन बाहर से जितना बड़ा और खूबसूरत है, अंदर से भी उतना ही बड़ा और खूबसूरत है। तभी एक कार मैंशन के अंदर आती है तो एक वॉचमैन एक बटन प्रेस करता है तो एक बड़ा सा गेट अपने आप जी खुल जाता है और वो कार अंदर आती है। मैंशन के सामने बहुत बड़ी जगह थी, जिसे पता चल रहा था कि ओबरॉय मैंशन कितना बड़ा है और कितना खूबसूरत है। उस कार से एक आदमी बाहर आता है, ये और कोई नहीं धानुक ओबरॉय थे, जो अभी कुछ काम से बाहर गए थे। धनुज जी घर के अंदर जाते हैं कि तभी शीला ओबरॉय उनके पास आके बोलती है, धनुज जी मुझे बाहर जाना है, आपको पता है ना आज हमें बाहर थोड़ा घर का कुछ सामान लेने जाना है जो जरूरी है, तो चलिए अब पहले ही लेट कर चुके हो आप आने में। धनुज जी अपनी पत्नी को देखना में सिर हिला देते हैं और बोलते हैं, हाँ रुको मैं फ्रेश हो लेता हूँ, तब तक तुम मेरे लिए चाय बनाओ। इतना बोलकर धनुज जी जाने लगते हैं तो शीला जी उनसे बोलती है, क्या हम आनंदी को भी ले सकते हैं हमारे साथ, क्योंकि जब से आई है तब से घर में ही है और पीहू को याद करके बस रो रही है। हमारे साथ बाहर जाएगी तो उसका माइंड चेंज हो जाएगा। धनुज जी अपनी पत्नी की बात सुनकर उसे देखते हुए बोलते हैं, हाँ आनंदी को भी लो, उसे भी अच्छा लगेगा, कुछ पल के लिए ही सही अपनी बेटी को भूल तो जाएगी। इतना बोल के वो अपने रूम में चले गए। तभी शीला जी चाय बना के आनंदी जी के कमरे में जाके उन्हें देखती है, जो बेड पर बैठे कुछ सोच रही थी, जिसे देख शीला जी बोलती है, आनंदी क्या कर रही हो, चलो चलते हैं बाहर। आनंदी जी शीला जी की आवाज़ सुनकर अपने सेंस में आती है और शीला जी को देख बोलती है, नहीं आप चले जाओ, मैं यही ठीक हूँ। तभी शीला जी आनंदी जी के पास आके बोलती है, देखो आनंदी तुम्हारी बेटी जहाँ कहीं भी है ठीक है, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, और हमारी पीहू तो कितनी अच्छी और मासूम है, तो तुम्हें क्या लगता है भगवान कभी भी पीहू बचाएगा नहीं क्या। रूम चलो हमारे साथ, हम कुछ ज़रूरत का सामना लेने जा रहे हैं, तुम भी चल रही हो, मैं सिर्फ बताने आई थी। इतना बोलकर शीला जी वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद सब लोग तैयार होके एक कार में बैठ जाते हैं। धनुज जी कार ड्राइव कर रहे थे और शीला जी उनके बगल में थी और आनंदी जी पीछे वाले सीट पर अकेली बैठी थी। कुछ 2 से 3 कार धनुज जी को प्रोटेक्ट करते हुए आगे पीछे चल रहे थे। वही दूसरी तरफ
त्रियांश भी बाहर जाने के लिए निकल चुका था और वीर भी तैयार था बाहर जाने के लिए। तभी वहां पीहू आती है और वीर को देख बोलती है, भाई आप कहाँ जा रहे हो। वीर उसकी बात सुनकर बोलता है, हम कुछ काम से बाहर जा रहे हैं, जब तक हम नहीं आते तुम यही रहोगे, घर से बाहर मत जाना। हाँ। पीहू छोटा सा मुंह बनाकर अपनी क्यूट सी आवाज में बोलती है, पीहू को भी बाहर जाना है घूमने, पीहू को भी लेके चलो ना भाई बाहर घूमने आपके साथ। तभी त्रियांश उसे देखता है और बोलता है, तुम कहीं नहीं जाओगी समझी, यही बैठी घर में चुपचाप। ये सुन के पीहू का मुंह रोने जैसा हो जाता है और वो वीर को देख बोलती है, भाई इन राक्षस अंकल को अपने साथ मत लेके जाओ, देखो कैसे पीहू को डांट रहे हैं। पीहू इनसे कटी है। पीहू अपने हाथ की सबसे छोटी फिगर दिखा के अपने छोटी सी जिब बाहर निकाल के त्रियांश को देखकर बोलती है, पीहू आपसे कटी है, अब आप पीहू से बात मत करना, पीहू को आपसे कोई बात नहीं करनी है। तभी त्रियांश की तपाक से बोलता है, तो मैं कौन सा महाराजा रहा हूँ तुमसे बात करने के लिए, मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी है। इतना बोल के त्रियांश अपने कॉल ओरे के साथ बाहर निकल जाता है। तभी वीर अपना सिर ना में हिला के बोलता है, अच्छा पीहू तुम ना टीवी देखो, हम बस 1 घंटे में आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो, हमें जरूरी काम है ना, प्लीज पीहू जाने दो। तो पीहू छोटा सा मुंह बनाकर बोलती है, पर आते आते पीहू के लिए आइसक्रीम लाना, नहीं तो पीहू आपसे बात नहीं करेगी। वीर चैन की सांस लेता है और बोलता है, हाँ आते हुए आइसक्रीम जरूर लेके आऊंगा, अब तुम जाओ जाके टीवी देखो। इतना बोल के वीर उसे टीवी चालू करके देता है और खुद जल्दी से बाहर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अधीर किसी मीटिंग में था जो काफी जरूरी थी, जिसे उसका अटेंड करना जरूरी था, इसलिए वो मीटिंग अटेंड कर रहा था। तभी उसका फोन बजता है तो अधीर नंबर देखता है तो जल्दी से फोन उठा लेता है तो सामने से आवाज आती है, सिर धनुज ओबेरॉय घर से निकल चुका है, क्या करे जान से मार दे क्या। तभी अधीर डेविल स्माइल करते हुए बोलता है, इसमें पूछने की क्या जरूरत है, जाओ और जाके मार दो उसे जान से, और कोई भी बीच में आए उसे भी जान से मार देना, पर हाँ आज मुझे धनुज ओबेरॉय की मौत चाहिए सामने। इतना बोलकर अधीर कॉल कट कर देता है और अपना फोन साइलेंट पर कर देता है, क्योंकि अभी बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही थी। कुछ देर बाद मीटिंग स्टार्ट होती है और अधीर मीटिंग में बिजी हो जाता है। तभी उसका फोन फिर से बजने लगता है, पर अधीर का ध्यान मीटिंग में था, वो अपने फोन पर ध्यान ही नहीं देता है। उसने अपना फोन भी साइलेंट करके रखा था, जिस वजह से उसे पता भी नहीं चल रहा था कि अधीरा का कॉल आ रहा है। अधीरा अपने भाई को बार बार कॉल करता है और फिर थक हार के उसे मैसेज करता है। अधीर जो मीटिंग में बिजी था उसके फोन की लाइट जलती है और उसके फोन कर कुछ सो होने लगता है, जो कुछ ये लिखा हुआ था कि भाई पीहू का पता चल गया है, वो कहाँ है आप बताओ तो उसे वहां से उठा लूं। वहीं दूसरी तरफ एक मॉल के बाहर धनुज जी अपनी कार रोकते हैं और बोलते हैं, लो आ गया, जाओ जाके जो लेना है ले लो। तभी शीला जी बोलती है, आप भी चल रहे हो, अगर आप नहीं आओगे तो पेमेंट कौन करेगा। इतना बोलकर शीला जी कार से बाहर उतर जाती है और आनंदी जी भी हल्की सी स्माइल करते हुए नीचे उतर जाती है, क्योंकि आनंदी जी ने धनुज जी के चेहरे के एक्सप्रेशन देख लिए थे, जो शीला जी को अजीब नजरों से देखते हुए अपने मन में बोल रहे थे कि क्या मुझे सिर्फ पेमेंट करने के लिए लाया गया है। तभी धनुज जी भी कार से उतर जाते हैं और मॉल की तरफ बढ़ जाते हैं कि कुछ हटे कटे आदमी जो काफी ताकतवर दिख रहे थे वो धनुज जी के सामने आके खड़े हो जाते हैं। धनुज जी जो शीला जी के साथ चल रहे थे वो उन आदमियों को देख रुक जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें मारने के लिए ही ये आदमी आए हैं, जिसे देख धनुज जी के बॉडीगार्ड उनके सामने आके खड़े हो जाते हैं उस तीनों को प्रोटेक्ट करते हुए। कुछ बॉडीगार्ड धनुज जी और शीला जी और आनंदी जी को प्रोटेक्ट करते हुए वहां से निकाल रहे थे, और वो जो आदमी सामने खड़े थे, जो लोग धनुज जी के बॉडीगार्ड पर हमला करते हैं, वो गुंडे कुछ ज्यादा ही ताकतवर थे। देखते ही देखते धनुज जी के सारे बॉडीगार्ड को जमीन पर अधमरा करके फेंक दिया था। अब बस 2 ही बॉडीगार्ड बचे थे जो उन तीनों को प्रोटेक्ट कर रहे थे। वो आदमी धनुज जी के पास जाते हैं और उन दोनों बॉडीगार्ड को भी एक चुटकी बजाते हुए जमीन पर ढेर कर देते हैं, जिसे देख धनुज जी डर जाते हैं। एक आदमी धानुकी का गला पकड़ के उन्हें मारने लगता है। ये देख के शीला जी जो पहले ही रो रही थी वो डर से और रोने लगती है और अपने पति को उनसे बचाने के लिए आगे आती है और उस आदमी के हाथ से अपने पति का गला छुड़ाने लगती है, पर वो आदमी शीला जी को गुस्से में देखते हुए एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर झड़ देता है, जिसे शीला जी गोल घूमकर नीचे गिरने लगती है। वो हटे कट्टे आदमी लोग एक आदमी शीला जी को एक जोर का थप्पड़ मारते हैं, जिसे देख धनुज जी की आंखों में पानी आ जाता है, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता है। आनंदी जी भी डर जाती है, वो भी आगे आती है, पर उन्हें भी एक जोर का थप्पड़ लगता है, जिसे वो भी जमीन पर गिरने वाली थी। धनुज जी को ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा था,
शीला जी और आनंदी जी जमीन पर गिरती उसे पहले ही दो मजबूत हाथों से उन्हें थाम लिया था। शीला जी डर की वजह से आंखों को कस के बंद कर लिया था, पर जब उन्हें लगता है कि किसी ने उन्हें पकड़ा है तब वो जल्दी से अपनी आंखों को खोलकर ऊपर की तरफ देखती है जहां उन्हें एक लड़का दिखता है, पर वो उसे अच्छे से देख नहीं पा रही थी क्योंकि थप्पड़ बहुत जोर का था जिसे उन्हें हल्की हल्की चक्कर आ रही थी। उनके आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। वो लड़का शीला जी को अच्छे से खड़ा करता है और एक बड़े से चेयर पर बैठा देता है और अपना एक हाथ आगे करता है तो दूसरा आदमी उसके हाथ में पानी का बोतल देता है जिसे लेके वो लड़का शीला जी को पानी देता है तो शीला जी पानी पीती है। वही दूसरा लड़का भी आनंदी जी को शीला जी से बाजू में बैठा देता है और उन्हें भी पानी देता है। आनंदी जी भी पानी पीती है। वो आदमी लोग जो धनुष जी को मार रहे थे वो उन दो लड़कों को देखकर रुक जाते हैं और अपना मुंह बनाकर एक दूसरे को देखकर बोलते ही लगता है इन्हें भी भगवान के पास जाने की जल्दी है जो इन बुद्धों की मदद करने आ गए। इतना बोल के वो लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। वही शीला जी पानी पीती है तो उन्हें अच्छा लगता है। वो अपना सिर उठा के ऊपर देखती है तो उनके सामने एक लड़का खड़ा था जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे था तो बस गुस्से जिसे देखकर कोई भी डर जाए और उसके वो लंबे बाल जो हवा की वजह से उड़ रहे थे जो उसे और खतरनाक लुक दे रहे थे। उस लड़के को देख शीला जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनके मुंह से निकल जाता है त्रियांश मेरा बेटा। हाँ ये त्रियांश है और दूसरा लड़का वीर है। शीला जी त्रियांश को देखकर काफी खुश हो जाती है पर उसकी खुशी पल भर में गायब हो जाती है क्योंकि त्रियांश काफी गुस्से में था। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि साक्षात यमराज सामने खड़ा है। उसकी वो लाल लाल आंखें जिसमें खून उतर आया था। शीला जी त्रियांश को देख खुद ही डर जाती है। त्रियांश उन आदमियों की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखता है तो एक पल के लिए वो आदमी भी डर जाते हैं, पर फिर उन आदमी में से एक आदमी बोलता है अरे डर क्यों रहे हो, वो सिर्फ दो है और हम इतने सारे हैं, देखो तो अपने आप को। तभी सबके जान में जान आती है। उन्हें याद आता है कि वो लोग तो 10-12 लोग हैं। तभी एक आदमी अकड़ के त्रियांश के सामने बोलता है ये लड़के चुपचाप निकल यहाँ से, ज्यादा हीरो मत बन वरना भगवान को प्यारा हो जाएगा हीरो बनने के चक्कर में। उस आदमी की बात सुनकर त्रियांश के चेहरे पर ईवल स्माइल आती है और वही वीर के चेहरे पर भी ईवल स्माइल आती है और वो त्रियांश के पीछे से उसके बराबर में आके खड़ा हो जाता है। वो आदमी लोग इन दोनों की ईवल स्माइल देखकर चील जाते हैं और बोलते हैं बड़े हंस रहे हो, कोई नहीं जो ये तुम्हारे हीरो बनने का जो भूत जावर है इसे हम अभी उतार देते हैं। तभी त्रियांश उस आदमी को देख बोलता है किसने कहा मैं हीरो हूँ, अरे मैं विलन हूँ, हीरो बनने का कोई शौक नहीं है मुझे, आई एम द खलनायक। इतना बोल के त्रियांश अपने मुड़ी को एक बार चटकाता है और वीर को देख बोलता है कुछ ज्यादा नहीं हो गया क्या रोमांस, इसीलिए 2 चैप्टर से कमेंट नहीं कर रहे हैं, लगता है उन्हें फाइटिंग देखनी है, मेरी चल दिखा देते हैं। इतना बोल के त्रियांश अपना फेवरेट सॉन्ग गाते हुए आगे बढ़ जाता है। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं। ये सॉन्ग आगे हुए त्रियांश आगे बढ़ जाता है और एक आदमी को पकड़ के उसे देख बोलता है क्या कहा था तूने मेरी माँ को बुद्धि। इतना बोल के त्रियांश उस आदमी का गला पकड़ लेता है और उसके गले की एक नस को पकड़ के बाहर की तरफ खींच लेता है जिसे वो आदमी चिल्लाते हुए तड़पने लगता है। उसे तड़पता देखकर त्रियांश को बड़ा मजा आ रहा था। त्रियांश अपने कान में हाथ डालकर बोलता है जरा जोर से चिल्ला, मजा नहीं आ रहा है, 2 दिन से इन कानों ने किसी की चीखें नहीं सुनी है, आज सुन रहा हूँ, दिल को ठंडक मिल रही है। इतना बोल के त्रियांश उस आदमी की नस को पकड़ के पूरा बाहर की तरफ खींच देता है जिसे उस आदमी की नस उसके शरीर से अलग हो जाती है और पूरा खून त्रियांश के ऊपर आ जाता है और वो आदमी जमीन पर गिर के 2 मिनट झटपटाने लगता है और फिर अपनी जान छोड़ देता है। शीला जी त्रियांश का ये रूप देखकर डर जाती है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उनके आंखों से आंसू किसी पानी की तरह बहने लगते हैं। वो सारे आदमी भी त्रियांश की ये हरकत देखकर डर जाते हैं क्योंकि एक हटे कट्टे आदमी को एक ही झटके में मार डाला, वो भी इतनी बेरहमी से जिसे देख वो सारे लोग डर जाते हैं और पीछे जाने लगते हैं। तो वीर उनके सामने आके बोलता है अरे कहाँ जा रहे हो, हम दोनों पर थोड़ा तरस खाओ और हमें आप लोगों को मारने का मौका दो क्योंकि उसने 2-3 दिन से किसी को मारा नहीं है। और मैंने इतना बोलकर वीर अपने सर पर एक हाथ रखकर सोचने की एक्टिंग करते हुए बोलता है मैंने 1 दिन से किसी को मारा नहीं है। हाँ, इतना बोलकर वीर उन आदमियों की तरफ बढ़ जाता है और बड़े बेरहमी से उन्हें मारने लगता है। वो आदमी लोग समझ गए थे कि ये दोनों कोई मामूली लड़के नहीं है। वो लोग यहाँ से भागना चाहते थे पर उन्हें समझ में आ गया था कि वो लोग यहाँ से भाग नहीं सकते हैं, तो इसलिए उन्हें ना चाहते हुए त्रियांश और वीर से लड़ना पड़ता है।
त्रियांश एक आदमी के पास जाता है और उसकी गर्दन पकड़कर गोल घुमा देता है, जिसे वो आदमी वहीं पर मार जाता है, जिसे देख शीला जी डर से अपनी आंखों को बंद कर लेती है। आनंदी जी भी त्रियांश का ये रूप देखकर डर जाती है और डरते हुए धनुष जी को देखने लगती है। आनंदी जी के आंखों में कुछ तो था जो धनुष जी समझ जाते हैं। त्रियांश सबको ऐसे मार रहा था जैसे उसके सामने कोई पुतले खड़े हो और त्रियांश उन्हें आके मार के चला जा रहा है। इन हटे कट्टे आदमी को एक मौका तक नहीं दे रहा था त्रियांश खुद को मारने का। तभी एक आदमी धनुष जी के पास जाता है उन्हें मारने के लिए और एक चाकू निकाल के धनुष जी के ऊपर वार करता है, पर त्रियांश उसे पकड़ लेता है और बड़े गुस्से और अजीब नजरों से धनुष जी को देखते हुए आगे का सौंप जाता है प्यार क्या मुझको क्या खबर, बस यार नफरत के लायक हूँ मैं, नायक नहीं खलनायक है तू। इतना बोलते हुए ही त्रियांश धनुष जी की आंखों में देखते हुए वो चाकू उस आदमी के आंखों में डाल देता है, जिसे देख धनुष जी अपना चेहरा दूसरी तरफ कर देते हैं और उनके हाथों की मुठोया कस जाती है। ऐसे ही त्रियांश और वीर सबको बेरहमी से मारते हैं और शीला जी अपने बेटे का ये रूप देखकर बस रो रही थी और धनुष जी को गुस्से में देख रही थी। धनुष जी को भी अच्छा नहीं लग रहा था ये सब अपनी आंखों के सामने देखकर। त्रियांश और वीर सबको जान से मार देते हैं, दोनों ही किसी यमराज से कम नहीं लग रहे थे। आनंदी जी तो पूरा शौक थी त्रियांश को देखकर। त्रियांश सबको मारने के बाद शीला जी के पास जाने लगता है, जिसे देख शीला जी के आंसू और बढ़ जाते हैं और वो ना में सिर हिलाने लगती। डॉट 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 त्रियांश शीला जी के पास बढ़ रहा था और शीला जी बस रो रही थी। त्रियांश उनके पास जाके खड़ा हो जाता है। शीला जी त्रियांश के चेहरे पर और कपड़ों पर हल्का हल्का खून देखकर और डर जाती है। त्रियांश अपना एक हाथ आगे करके शीला जी को पकड़ने वाला था कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ के झटक दिया, जिसे देख त्रियांश को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में पीछे मुड़ के देखता है तो सामने धनुष जी थे, जिन्होंने त्रियांश का हाथ झटक दिया था और शीला जी के पास जाके उन्हें संभालने लगे थे। त्रियांश की आंखें लाल लाल हो जाती है और वो उन्हीं लाल लाल आंखों से धनुष जी को देखने लगता है। धनुष जी त्रियांश को देख बोलते हैं, अपने इन खूनी हाथों से मत छुओ मेरी पत्नी को। तभी त्रियांश भी उनकी बात सुनकर गुस्से में उन्हें देखते हुए अपनी डरावनी आवाज में बोलता है, मेरी माँ है वो और उनके पास जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है, आप भी नहीं। इतना बोल के त्रियांश शीला जी के पास जाने लगता है। तभी धनुष जी फिर से त्रियांश को धक्का मार देते हैं और बोलते हैं, खो दिया तुमने अपनी माँ को उसी दिन जिस दिन इन रास्ते पर तुम उतर चुके थे। त्रियांश को धनुष जी की बात सुनकर काफी गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में ही धनुष जी से बोलता है, और मुझे मजबूर किसने किया ये सब करने के लिए, इस रास्ते पर चलने के लिए। त्रियांश की ये बात सुनकर धनुष जी कस के अपनी हाथों की मुट्ठी कस लेते हैं और अपनी आंखों को भी बंद करते हैं, पर कुछ बोलते नहीं है, जिसे देखकर त्रियांश डेविल स्माइल करते हुए बोलता है, क्या हुआ, बोलता है क्या हुआ मिस्टर धनुष ओबेरॉय, अब आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है ना। धनुष जी त्रियांश की बात सुनकर एक खतरनाक लुक त्रियांश को देते हैं और शीला जी को खड़े करते हुए उन्हें अपने साथ ले जाते हुए त्रियांश को देख बोलते हैं, जो मैंने किया वो उस वक्त तुम्हारे लिए तुम्हारे हिसाब से सही नहीं था, पर मेरे हिसाब से सही था, पर उसके बाद जो तुमने जो ये रास्ता चुना वो गलत था और हमेशा मेरे लिए गलत ही रहेगा। इतना बोल के धनुष जी शीला जी को अपने साथ लेके काम में बैठ जाते हैं। त्रियांश बस देखता खड़ा रहा पर कुछ किया नहीं और शीला जी तो बस अपने बेटे और पति को देखती ही रह गई और देखते ही देखते कार वहां से निकल गई, जिसे देख त्रियांश गुस्से में सामने पड़े बेंच पर जोर की लात मारता है, जिसे वो बेंच नीचे गिर जाता है, जिसे देख वीर जल्दी से त्रियांश के पास आता है और उसे देखता है जो गुस्से से कांपने लगा था। उसका चेहरा पूरा गुस्से से भर गया था, उसके माथे की नसें उभर कर दिख रही थी, जिसे देखते हुए त्रियांश काफी खतरनाक लग रहा था। वीर त्रियांश को अपने साथ लेके जाने लगता है, पर त्रियांश काफी गुस्से में था, जिसे उसका गुस्सा कम ही नहीं हो रहा था। तभी वहां उसे उन्हीं आदमियों में से एक आदमी दिखता है जो उठने की कोशिश कर रहा था, जिसे देख त्रियांश उसके पास जाता है और अपने एक पैर से जोर की रात उसके मुंह पर दे मारता है, जिसे उस आदमी का जबड़ा टूट जाता है और वो आदमी वही जमीन पर गिर जाता है और उसका पूरा खून जमीन पर बिखर जाता है। वीर ये देखकर ना में सिर हिला देता है और त्रियांश को खींचते हुए वहां से ले जाने लगता है। वही काम में शीला जी रो रही थी और आनंदी जी उन्हें संभाल रही थी और धनुष जी कार ड्राइव कर रहे थे, पर उनके चेहरे पर एक न दिखने वाली स्माइल थी, जो उन्हें बार बार यही याद दिला रहे थे कि उनके बेटे ने उन्हें आज बचाया है। त्रियांश उनसे काफी नफरत करता है, पर आज जब उस आदमी ने उन्हें चाकू मारने वाला था तब त्रियांश ने ही उन्हें बचाया था, जिसे याद करके धनुष जी को काफी अच्छा लग रहा था।
आनंदी जी शीला जी को संभाल तो रही थी पर बार बार उनके आंखों के सामने त्रियांश का वो रूप आ रहा था जो उन्होंने देखा है, जो कितनी बेरहमी से सबको मौत के घाट उतार रहा था, जिसे याद करके आनंदी जी धनुज जी को देखने लगती है। आनंदी जी की आंखों में कुछ तो था जो सिर्फ धनुज जी ही समझ पा रहे थे। धनुज जी ने भी आनंदी जी की बेचैनी देख ली थी, इसलिए उन्होंने उन्हें आंखों से ही शांत रहने का इशारा कर दिया, पर फिर भी आनंदी जी की बेचैनी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहीं दूसरी तरफ अब रात के 10 बज चुके थे। अधीर अभी भी मीटिंग में ही था। कुछ देर बाद मीटिंग खत्म होती है तो अधीर मीटिंग रूम से बाहर आता है और अपना फोन देखने लगता है, जिसमें अधीरा के बहुत सारे कॉल आके जा चुके थे। अधीर ने जल्दी से अपना फोन साइलेंट से हटाया और जल्दी से अधीरा को कॉल किया। वहां से अधीरा ने कॉल पिक करते ही बोला, भाई धनुज ओबोरॉय बच गया। ये सुनते ही अधीर का गुस्सा फूट पड़ा। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, कैसे बच गया? वो मैंने इतने खतरनाक आदमी भेजे थे जिन्हें मरना नामुमकिन है, फिर वो धनुज ओबोरॉय को कैसे नहीं मार पाए? तभी अधीरा अपने भाई को इतने गुस्से में देख के बोलता है, भाई पीहू का पता चल गया है। ये सुनते ही अधीर का सारा गुस्सा कहीं गुम हो जाता है और वो जल्दी से बोलता है, कहाँ है पीहू? तभी अधीरा बोलता है, भाई पीहू को शहर से बाहर रखा गया है एक बड़े से घर में, मुझे यही इन्फॉर्मेशन मिली है, इसीलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ पीहू को लाने। तभी अधीर बोलता है, तुम रुको मैं भी आता हूँ उसे लेने। तभी अधीरा बोलता है, नहीं भाई आप काफ़ी दूर हो यहाँ से, आपको आते आते सुबह हो जाएगी, तब तक मैं पीहू को लेके घर आ जाऊँगा। आप घर आए आपको पीहू वही मिलेगी। तभी अधीर बोलता है, कितने लोग हैं? ज्यादा से ज्यादा लोग लेके जा, नहीं तो पता है ना उस दिन क्या हुआ था। सिर्फ एक ही आदमी ने तुम सब की ये हालत कर दी थी, अगर उनके साथ कोई और भी हुआ तो इसीलिए ज्यादा बॉडीगार्ड लेके निकाला है ना। तभी अधीरा अपना बुरा सा मुंह बना लेता है, क्योंकि वीर ने उसे बहुत बुरे तरीके से जो मारा था। अधीरा को उसका नाम पता नहीं था, पर जैसे जैसे उसने सबको मार के नीचे गिराया था ना, वो याद करके उसका मुंह ही बन गया था, जिसे वो बोलता है, हाँ भाई ज्यादा ही बॉडीगार्ड है, आप चिंता मत करो। इतना बोलकर अधीरा फोन कट करता है। तभी अधीर भी बहुत खुश होके बोलता है, बस आज की रात, उसके बाद तुम मेरे बस होगी मेरी पीहू। इतना बोल के अधीर जल्दी से कंपनी के बाहर निकल जाता है। रात के 11 बज रहे थे। वीर का ड्राइव कर रहा था और त्रियांश बैक सीट पर बैठा था। उसके चेहरे पर अभी भी खून के बूंदें थी और कपड़े पर भी कुछ खून लगा हुआ था। त्रियांश गुस्से में बैठा था, उसके चेहरे पर साफ साफ गुस्सा देखा जा सकता था जो वीर देख रहा था। त्रियांश वीर को बिना देखे बोलता है, पता करो किसने हमला किया था आज, और मुझे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और इससे पहले जो हमला हुआ था वो भी किसने किया था वो भी पता करो। वीर बस हाँ बोलता है और तभी वीर का गेट से अंदर लेके जाके का रोक देता है। त्रियांश का से बाहर आता है और वैसे ही घर के अंदर निकल जाता है। वीर भी कार से निकल के घर के अंदर चला जाता है। दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं और फ्रेश होके बाहर आते हैं। दोनों नीचे आके डाइनिंग टेबल पर जाके बैठ जाते हैं। एक सर्वेंट उनके सामने खाना लाके सर्व करने लगता है। तभी त्रियांश पूरे घर में अपनी नज़र घुमाता है, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। सर्वेंट खाना सर्व करके पीछे हो जाते हैं। तभी वीर खाना खाने लगता है और उसकी नज़र त्रियांश पर जाती है, जो पूरे घर को देख रहा था, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। वीर त्रियांश को देख बोलता है, क्या हुआ? त्रियांश खाना खा। तभी त्रियांश एक सर्वेंट को देखकर अपनी कॉल्ड वॉइस में बोलता है, वो लड़की कहाँ है? तब जाके वीर को भी याद आता है। वीर भी पूरे घर में नजर घुमाता है और बोलता है, हाँ वो पीहू कहाँ है? वो सर्वेंट त्रियांश की बात सुनकर बोलता है, वो अपने रूम में है, सो रही है। तभी त्रियांश बोलता है, उसने खाना खाया? वो सर्वेंट हाँ बोलता है, जी उसने खाना खा लिया है। त्रियांश आगे कुछ नहीं बोलता है और अपना खाना खाने लगता है। वीर खाना खाते हुए त्रियांश को मुंह खोले देख रहा था और अपने आप से बोलता है, इसे क्या हो गया है? इतने सालों से मैं इसके साथ हूँ पर कभी मेरी फिक्र नहीं की, और अपना मुंह बना के बोलता है, और ना ही कभी भी मुझे पूछा खाना खाया कि नहीं। और देखो कल की आई हुई एक छोटी सी लड़की की इसको कितनी फिक्र हो रही है, मेरी कभी भी नहीं की। इतना बोल के वीर मुंह फेर लेता है। त्रियांश उसे एक नज़र देखता है और बोलता है, ज्यादा मत अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा, चुपचाप खाना खा। इतना बोल के दोनों फिर से खाना खाने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों अपने अपने रूम में जाने के लिए निकल जाते हैं। त्रियांश जो अपने रूम की तरफ जा रहा था वो एक रूम के सामने आके रुक जाता है और उसे रूम को देखने लगता है। ये रूम पीहू का था। त्रियांश उस रूम को एक नज़र देखता है। उसका मन कर रहा था कि डोर ओपन करके अंदर चला जाए, पर वो अंदर नहीं जाता है, खुद को कंट्रोल करता है और अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। त्रियांश अपने रूम में आके एक बियर की बोतल लेता है और बालकनी में जाके एक बड़े चेयर पर बैठ जाता है और पूरी की पूरी बोतल ही अपने मुंह से लगा लेता है और पीने लगता है। उसे बार बार अपनी माँ का चेहरा दिख रहा था जो उनसे डर रही थी, जिसे याद करके त्रियांश के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा था और वो बियर की बोतल एक एक करके खत्म कर रहा था। ऐसे ही रात पड़ती जा रही थी, पर त्रियांश के आंखों में एक नींद की झलक तक नहीं दिख रही थी। वो वैसे ही अपनी खाली आंखों से जंगल को देख रहा था।
थोड़ी देर बाद त्रियांश अपने रूम में आता है और बेड पर जाके लेट जाता है, पर उसे नींद नहीं थी, फिर भी ऐसे ही जाके लेट गया था। बेड पर लेटते ही उसे पीहू की याद आती है कि कैसे पीहू के आते ही वो जल्दी से नींद की आगोश में चला गया था। वहीं दूसरी तरफ कुछ का त्रियांश के फार्म हाउस से दूर पार्क होती है और उसमें से 15-20 बॉडीगार्ड बाहर आते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अधीरा सबको देख के बोलता है, धीरे धीरे आगे बढ़ो, उस घर में जो कोई है उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम आए हैं, क्योंकि पता चल गया तो ये बोलते हुए अधीरा को उस दिन की याद आती है जब वीर पीहू को लेके गया था। वो अकेला सब पर भारी पड़ गया था। ये सोचते हुए ही सब आगे बढ़ रहे थे। वो सारे बॉडीगार्ड धीरे से फार्म हाउस का गेट खोलते हैं और धीरे से अंदर घुसते हैं। अंदर त्रिशंच के बॉडीगार्ड पहरा दे रहे थे। कुछ बॉडीगार्ड को अधीरा के बॉडीगार्ड ने पहले ही मर दिया था और बाकी के बचे लोगों को अभी धीरे धीरे मार रहे थे बिना किसी के नजर में आए। ऐसे करते करते अधीरा घर के अंदर चला जाता है और पूरे घर को देखने लगता है और ऊपर की तरफ जाके पीहू को ढूंढने लगता है। अधीरा कोई भी आवाज किए बिना ही पीहू को ढूंढ रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि पीहू कहाँ हो सकती है, इसलिए वो थोड़ा डर भी रहा था किसी भी कमरे का दरवाजा खोलने के लिए, क्योंकि दरवाजा खुल गया तो पीहू फिर से उसके हाथ से निकल जाएगी। इसलिए वो फिर से नीचे आता है और किचन की तरफ जाता है। वहाँ उसे एक सर्वेंट नजर आता है जो सो रहा था। उसे देखकर अधीरा के चेहरे पर स्माइल आती है और वो अपनी गन निकाल के उसके पास जाके उसे धीरे से उठाता है। वो सर्वेंट नींद में था। वो हिलाने से उठ जाता है और डे से ही सामने देखता है तो चिल्लाने ही वाला था कि तभी अधीरा इसके मुंह पर हाथ रखकर उसे गन दिखाकर डराते हुए बोलता है, चुप कदम चुप, अपनी जान बचाना चाहता है तो चुपचाप बता दे वो लड़की का रूम कौन सा है जो इस घर में लाई गई है। वो सर्वेंट करते हुए हाथों से कुछ इशारा करता है तो अधीरा उसके मुंह से हाथ हटा के बोलता है, मुंह से बोलकर धीरे से। वो सर्वेंट धीरे से बोलता है, ऊपर की तरफ तीसरा कमरा। अधीरा उसे देख बोलता है, सच बोल रहा है ना? अगर गलत निकला तो तुझे ही सबसे पहले जान से मार दूंगा। वो सर्वेंट बोलता है, नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। अधीरा उसे वही बेहोश कर देता है और खड़ा होके ऊपर की तरफ जाने लगता है। ऊपर जाके वो तीसरा रूम ओपन करता है धीरे से और अंदर चला जाता है। अंदर एक हल्की डिम लाइट थी जिसमें वो पीहू को देख पा रहा था। उसे देख वो बोलता है, आखिरकार मिल ही गई पीहू। इतना बोल के अधीरा पीहू के पास जाता है जो आराम से सो रही थी। उसे देख वो अपनी गन अपने जेब में रखता है और धीरे से पीहू को अपने गोद में उठा लेता है और बाहर आके इधर उधर देखता है। उसे कोई नहीं दिखता तो अधीरा पीहू को लेके धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है। ऐसे ही करते करते अधीरा पीहू को घर से बाहर लेके जाने लगता है। डॉट 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 पीहू गहरी नींद में थी। उसे कुछ पता नहीं चल रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। अधीरा पीहू को आराम से बाहर की तरफ लेके जा रहा था क्योंकि उसे पता था जो कोई भी इस घर में है वो उसे लड़ नहीं सकता है, क्योंकि उसके ताकत का अंदाजा उसने लगा लिया था उसी दिन जिस दिन वो पीहू को अपने साथ लेके आया था। इसलिए अधीरा डर भी रहा था। अधीरा पीहू को सीढ़ियों से नीचे लेकर आता है और बाहर की तरफ जाने लगता है कि वो किसी से टकरा जाता है। घर में अंधेरा होने के कारण अधीरा को अच्छे से कुछ दिख नहीं रहा था। उसने लाइट ऑन नहीं की थी। अधीरा को लगता है कि शायद सामने कोई दीवार आ गई होगी, क्योंकि जिसे वो ढकराया था वो किसी दीवार से कम नहीं था। अधीरा बिना आवाज किए दूसरे रास्ते से यानी कि बाजू से निकलने लगता है, पर कुछ दूर चल के वो फिर से किसी से टकरा जाता है जिसे अब अधीरा को कुछ डाउट होने लगता है। इसलिए वो कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप अंधेरे का फायदा उठाने की कोशिश करता है और बिना किसी के आवाज किए वो 2 कदम पीछे होता है और दूसरे रास्ते से जाने लगता है कि तभी अधीरा के हाथ से कोई पीहू को अपनी गोद में ले लेता है। अधीरा शॉक हो जाता है, भले ही उसे कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा था पर वो सब कुछ समझ गया था कि अब आगे क्या होने वाला है और किसने पीहू को उसकी हाथ से ले लिया है। तभी हॉल की लाइट ऑन होती है जिसे देख अधीरा अपनी नजरों को सामने करके सामने वाले इंसान को देखना चाहता है जिसने पीहू को उसकी गोद से ले लिया था, पर अधीरा का उस इंसान को देख नहीं पाता है क्योंकि वो इंसान पीहू को अपने साथ लेके जा रहा था और अधीरा बस उसकी पीठ को ही देख पा रहा था। तभी अधीरा के कानों में बहुत खतरनाक आवाज आती है जो बोल रहा था, वाह क्या बात है, किडनैपर के घर में घुस के किडनैपिंग करना, और वो भी उसकी जिसको हमने ऑलरेडी किडनैप कर चुके हैं। अधीरा इतनी खतरनाक आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखता है तो सामने वीर खड़ा था जो उसे गुस्से से देख रहा था। वीर को देख अधीरा एक पल के लिए डर जाता है, पर वो खुद को संभाल लेता है और अपनी गन निकाल के वीर पर फायर करने ही वाला था कि किसी ने उसके हाथ पर लात मार दी जिसे वो गन अधीर के हाथ से छूटकर नीचे गिर गई।
अधीरा इसके लिए तैयार नहीं था। वो शौक के पीछे देखता है तो और डर जाता है क्योंकि उसके पीछे एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था जिसकी आंखों लाल लाल थी, जिसके माथे की नसें दिखने लगी थी और उसके वो लंबे बाल जो हवा में उड़ रहे थे जिसे वो और खतरनाक लग रहा था। उसे देखकर अधीरा भी डर जाता है और अपने कदम पीछे ले लेता है। ये और कोई नहीं त्रियांश ही था जो उसके सामने खड़ा था। त्रियांश उसे अपनी गुस्से भरी लाल आंखों से देखते हुए, अपनी क्रीपी वॉइस में खतरनाक तरीके से उसे देखते हुए, अपनी गर्दन को थोड़ा टेढ़ा करके अधीरा को देखते हुए बोलता है, आज तक किसी की हिम्मत तक नहीं हुई त्रियांश के घर में कदम रखने की, और तू तो मेरे घर में घुसकर मेरे घर से किसी को लेके जाने की कोशिश कर रहा है। इतना बोलकर त्रियांश उसे जोरदार मुक्का उसके मुंह पर जड़ देता है जिसे अधीरा संभल नहीं पाता है और नीचे गिर जाता है, जिसे देख त्रियांश ईविल स्माइल करते हुए उसे अपने पैर से मारने लगता है जिसे अधीरा को दर्द होने लगता है। तभी घर के अंदर कुछ अधीरा के बॉडीगार्ड आने लगते हैं जिसे देख वीर उनके पास जाते हुए अपने हाथों को मोड़ के बोलता है, आ जाओ मारने के लिए। इतना बोल के वीर उन बॉडीगार्ड पर टूट पड़ता है और सबको एक एक करके मारने लगता है। अधीरा खड़े होने की कोशिश करता है और त्रियांश को एक जोर का पंच मारने के होता है कि त्रियांश फिर से उसके मुंह पर जोर से लात मार देता है जिसे अधीरा फिर से नीचे गिर जाता है। अधीरा के मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि त्रियांश का एक मुक्का उसके लिए बहुत था उसकी जान लेने के लिए, क्योंकि त्रियांश का शरीर ही लोहे की तरह था। अधीरा को लग रहा था कि उसे किसी लोहे से मारा जा रहा है, फिर भी अधीरा खड़ा होता है और त्रियांश को देखता है जो उसे ही अपनी खूंखार आंखों से देख रहा था। त्रियांश एक नज़र पीहू को देखता है जिसे उसने अभी सोफे पर लेटा दिया था। उसे देखते हुए त्रियांश अधीरा को देख बोलता है, कोई है तू और कीव लेके जा रहा था इस लड़की को लेके जाने के लिए तूने त्रियांश ओबेरॉय के घर में घुसने की जुर्रत की है। अधीरा जो उसकी बात सुन रहा था उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो त्रियांश का नाम लेते हुए बोलता है, त्रियांश ओबेरॉय। वो इतना बोलते हुए डर के मारे कांपने लगा था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने त्रियांश खड़ा है। अधीरा त्रियांश को देखते हुए हकलाते हुए बोलता है, त्रियांश वही त्रियांश ना जिसे हमने, इतना ही उसने बोला था कि फिर एक मुक्का उसके पेट में आके लगता है जिसे उसके आगे के शब्द इसके मुंह में ही रह जाते हैं और त्रियांश उसे मारते हुए बोलता है, बोल कीव आया है यहाँ, कीव लेके जा रहा था पीहू को, क्या माजरा है ये सब, बोल नहीं तो जान से मार दूंगा। इतना बोल के त्रियांश उसे पागलों की तरफ मारने लगता है। अधीरा पूरे अधमरे हालत में पहुंच चुका था। त्रियांश ने उसे इतना मारा था। तभी वीर उसके पास आता है और उसे देख बोलता है, त्रियांश रुक जा, मर जाएगा ये। तभी त्रियांश वीर को गुस्से में देखते हुए बोलता है, मारता है तो मर जाने दे, मुझे क्या लेना देना है। तभी वीर उसे शांत कराते हुए बोलता है, रुक जा, नहीं तो हमें पीहू के बारे में कभी भी कुछ पता नहीं चल सकता है। ये वही लड़का है, वो उस दिन पीहू को किडनैप करने आया था और मैं इसे मारकर पीहू को अपने साथ लेके आ गया। अगर उसके बारे में कुछ पता चलेगा तो इस लड़के की वजह से। त्रियांश और वीर बातें कर रहे थे कि तभी अधीरा धीरे धीरे खड़ा होता है और घर से बाहर जाने लगता है और जाते हुए त्रियांश को देखकर अपने मन में बोलता है, ये नहीं हो सकता है, मुझे भाई को बताना पड़ेगा कि ये आ गया है, त्रियांश वापस आ गया है। ये सब बोलते हुए अधीरा बाहर की तरफ जा रहा था और उसकी नज़र पीहू पर जाती है जिसे देख वो वापस अपने मन में बोलता है, नहीं पीहू अगर इसके पास रही तो भाई को पीहू कभी नहीं मिल पाएगी, पर ये यहाँ आया कैसे और इसने पीहू को कीव किडनैप किया है। ये सब सोचते हुए अधीरा बाहर की तरफ निकल जाता है क्योंकि उसे अपने भाई के पास जाने की ज़रूरत थी, उन्हें सब बताना चाहता है। ये ही सब सोचते हुए वो लड़खड़ाते हुए गेट से बाहर निकल जाता है। उसने खुद को कैसे कैसे बाहर लेके आया है वही जानता है, क्योंकि कुछ भी करके उसे अपने भाई को बताना था कि त्रियांश ओबेरॉय है जिसने पीहू को किडनैप किया है। वही त्रियांश की नज़र नीचे ज़मीन पर जाती है जहाँ अधीरा नहीं था। ये देखकर त्रियांश को गुस्सा आता है और वो बाहर की तरफ भागता है, पर त्रियांश उस तक पहुँचता तब तक अधीरा काम में बैठ जाता है और वहाँ से निकल जाता है। डॉट 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 त्रियांश घर में आता है और वहां पड़े बॉडीगार्ड को देखता है जिसे वीर ने जान से मार डाला था। तभी त्रियांश वीर को देख अपनी कॉल वॉइस में बोलता है, इनकी लाश तक किसी को मिलनी नहीं चाहिए, खिला दो जंगली जानवरों को जो हमारे पास है, उन्हें भी तो भूख लगी होगी ना, आज उनका पेट अच्छे से भर जाएगा। इतना बोल के त्रियांश पीहू के पास जाता है और उसे देखता है जो अभी भी चैन से सो रही थी। त्रियांश पीहू को अपने गोद में उठा लेता है और ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो त्रियांश जाते जाते वीर को बोलता है, जल्दी से ये कचरा साफ करो और मेरे रूम में आओ। वीर बस हमें सिर हिला देता है और वहाँ कुछ बॉडीगार्ड आते हैं और उन मारे हुए आदमियों को उठाते हैं जो पूरी तरीके से मरे हुए नहीं थे, पर उन्हें जिंदा भी बोला नहीं जा सकता था।
त्रियांश पीहू को लेके अपने रूम में आता है और उसे बेड पर सुला देता है और उसके खूबसूरत मासूम चेहरे को देखता है जो सुकून से सो रही थी। त्रियांश एकटक उसके चेहरे को ही देखता रहता है। तभी वीर डोर नॉक करता है, जिसे सुन त्रियांश अपने सोच से बाहर आता है और जाके सोफे पर जाके बैठ जाता है और अपने सामने से एक सिगार लेके उसे जलाते हुए पीहू को ही देख रहा था। त्रियांश सिगार पीते हुए वीर को देख बोलता है, क्या हुआ? जिसने हमें ये डील दी थी उसका फोन लगा? वीर त्रियांश की बात सुनकर बोलता है, नहीं, मैं उसे कितने कॉल कर चुका हूँ पर उसका फोन ही नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसने अपना फोन बंद करके रखा है। त्रियांश अभी भी पीहू को ही देख रहा था। तभी त्रियांश बोलता है, पता करो किसने ये डील हमें दी है और क्या चाहता है हमसे। तभी वीर उसे कंफ्यूजन से देखते हुए बोलता है, क्या मतलब है तेरा, क्या चाहता है का? तभी त्रियांश वीर को देख बोलता है, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जब तूने मुझे बताया था कि जब तू इसे लेने गया था तभी यही ईशान इसे लेने आया था और वो इस लड़की को लेके भी जा रहा था, पर तूने इसे अपने साथ लेके आया। अगर उस डीलर ने उसके साथ डील की होती तो वो डील वही खत्म हो चुकी होती, क्योंकि ये लड़की ऑलरेडी किडनैप हो चुकी है। पर वो लड़का यहाँ तक आया है इस लड़की को लेने, इसका मतलब वो कोई किडनैपर नहीं है। वो उस दिन भी इसे अपने साथ ले जाने आया था और आज भी इसे अपने साथ लेके जाने वाला था। पता करो क्या राज है इस लड़की का। वीरहा बोलता है और एक नज़र पीहू को देख बाहर की तरफ जाने लगता है कि तभी त्रियांश उसे रोकते हुए बोलता है, और हाँ, वो जो लड़का यहाँ आया था तुम्हें नहीं लगता कि उसे कहीं देखा है हमने? तभी वीर पीछे मुड़ के त्रियांश को देखकर बोलता है, हाँ, मुझे भी यही लग रहा था पर मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं कब से यही सोच रहा हूँ कि उस लड़के को कहीं तो देखा है पर कुछ याद ही नहीं आ रहा है। तभी त्रियांश वीर से बोलता है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से निकालना। वीर हाँ में सिर हिला के वहाँ से चला जाता है और बाहर आके अपना फ़ोन निकाल के किसी को कॉल करता है और बोलता है, तुम्हें एक नंबर और एक लड़की का फ़ोटो भेज रहा हूँ, मुझे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द चाहिए। त्रियांश अभी भी सिगार के कश लेते हुए पीहू को ही देख रहा था। कुछ देर बाद त्रियांश सोफे से खड़ा होता है और पीहू के पास आके उसे अपनी कठोर आंखों से देखते हुए बोलता है, क्या राज है तुम्हारा लिटिल गर्ल? इतना बोल के पीहू के पास आता है और उसके बगल में लेट जाता है और रूम की लाइट बंद करता है। बस एक छोटी सी डिम लाइट चालू रखता है और पीहू को एकटक देखने लगता है। पीहू जो मस्त से सो रही थी वो थोड़ा सा खिसक के त्रियांश के पास आती है, जिसे देख त्रियांश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है और वो पीहू को देख बोलता है, तुम खुद ही मेरे पास आए हो लिटिल गर्ल, मैं तुम्हारे पास नहीं आया हूँ। इतना बोल के त्रियांश पीहू को कस के अपने सीने से लगा लेता है। पीहू थोड़ा कसमसाने लगती है और त्रियांश के सीने से बाहर निकलने की कोशिश करती है। त्रियांश पीहू को ये करता देखकर डेविल स्माइल करते हुए बोलता है, मेरी कैद से निकलना इतना आसान नहीं है लिटिल गर्ल, तुम खुद मेरे पास आए हो। अगर खुद को मेरी कैद से निकालना है तो जल्द से जल्द यहाँ से चली जाओ, वरन अगर त्रियांश का दिल तुम पर आ गया तो चाह कर भी मेरी कैद से निकल नहीं पाओगी, क्योंकि त्रियांश का ऑब्सेशन बनती जा रही हो तुम लिटिल गर्ल। इतना बोलकर त्रियांश पीहू को और अपने सीने से लगाकर अपनी आंखों को बंद करता है और देखते ही देखते त्रियांश नींद की आगोश में चला जाता है। वही अधीरा का फुल स्पीड से भगा रहा था, उसे बार बार त्रियांश का वो डरावना चेहरा दिख रहा था अपने आंखों को सामने, उसके वो लाल लाल आंखें और उसके वो लंबे बाल जो उसे और खतरनाक बना रहे थे। ये सब याद करके अधीरा और डर रहा था। वो बोलता है, नहीं, मुझे भाई को जल्द से जल्द ये बताना होगा कि त्रियांश आ गया है और पीहू त्रियांश के पास है। अब कुछ कर सकते हैं तो को भाई ही है, को त्रियांश को मात दे सकते हैं। इतना बोल के वो कार की स्पीड और बढ़ा देता है, पर वो इतना डरा हुआ था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो वैसे ही कार ड्राइव कर रहा था कि तभी सामने से एक ट्रक आता है जो अपने रास्ते से बराबर जा रहा था। अधीरा इतना पैनिक हो चुका था कि उसकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, वो ठीक से कार ड्राइव नहीं कर रहा था। सामने से आता ट्रक उसका को ऐसे चलता देखकर वो भी डर जाता है। वो अपनी स्पीड कम करता है, पर तब तक देर जो चुकी थी। अधीरा की कार ट्रक से जा टकराए और वो कार दूर जाके गिर गई। अधीरा के कार की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। तभी को ट्रक ड्राइवर ट्रक से बाहर आता है और उस कार की तरफ जाके देखता है। तभी कुछ और लोग भी वहां आते हैं और अधीरा को बाहर निकालते हैं और उसे देखते हैं जो खून से लटपट था और बेहोश भी था।